हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। हम लोग कर रहे हैं नीट का रिवीजन थ्रू एनसीईआरटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आज का चैप्टर है वेव्स। तो इससे 20 क्वेश्चन लेंगे और उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिससे अपना पूरा का पूरा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस सेशन को, और 20 सवाल है, इसको अटेम्प्ट करते हैं जो हमारे पूरे फंडामेंटल को क्लियर कर देगा और कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर देगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोला है कि सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मोशन आर गिवन इन द फॉलोइंग ऑप्शन, इन विच केस द वेव मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसवर्स क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है तो मीडियम का जो पार्टिकल होता है परपेंडिकुलर प्रोपगेट करता है। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल के केस में जो मीडियम का पार्टिकल होता है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है, वो चलता है। ये दो बातें हो गई, छोटी छोटी सी बात हो गई। अब देखना है कि ऐसा कौन सा मोशन है जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो सबसे पहला इसमें जो बात होता है कि मोशन ऑफ किंक ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइड वे। मतलब ये बोला कि जैसे ये सपोर्ट हो गया और ये इसमें यहाँ पे हमने लगा दिया है स्प्रिंग, और इसका ऊपर की तरफ कर देंगे तो इसमें दोनों का दोनों वेव प्रोड्यूस होता है। एक तो इसे डाउन द स्ट्रिंग जाएगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और एक ऐसा अप एंड डाउन भी होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तो एक तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसके बाद जो आपका वाटर सरफेस होता है ना, वाटर सरफेस के ऊपर में देखते हो ना साहब, जब कोई भी स्टोन गिराते हो तो ऐसा लार्ज सर्कल बनते हुए ये वेव जो होता है ना आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है ऐसा। तो इसमें वेव का प्रोपगेशन आउटवर्ड भी होता है ना, अप एंड डाउन भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है। तो ये भी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो फैक्चुअल पॉइंट है, याद रखेंगे, वेव होता है ऑन द वाटर सरफेस, ये भी होता है ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल। और अगर एक स्प्रिंग है उसको साइड वे अगर डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें भी जो वेव प्रोड्यूस होगा वो भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा। सो 1 and 3 बोथ, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ मीडियम प्रोपगेट्स ड्यू टू, क्या होता है? अगर आपको ये बात अगर याद होगी स्पीड के बारे में, तो स्पीड जो b का वैल्यू होता है √b/ρ हो जाता है, और जो b होता है क्या हो जाता है? b हो जाता है आपका बल्क मॉडुलस होता है। और यही बल्क मॉडुलस जो होता है ना, ये अलग अलग होता है। जैसे साउंड के केस में बात किया था, न्यूटन कॉन्सेप्ट पे प्रेशर हो जाता था और लैप्लास कॉन्सेप्ट पे गामा p होता था। तो ये किसका वैल्यू था? दिस वाज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस b। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है दरअसल में उसके स्पीड डिपेंड करता है बल्क मॉडुलस पे मीडियम का। अलग अलग मीडियम अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग कंडीशन में जो बल्क मॉडुलस उसका वैल्यू चेंज करता है, इसके स्पीड चेंज करता है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है प्रोपगेट करने का जो स्पीड होता है या जो कुछ भी बातें होती है वो डिपेंड करता है किस मीडियम में है, उसका बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना है। तो ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा, बल्क मॉडुलस आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज मेड बाय। देखो दो लोग थे, एक का नाम था न्यूटन और दूसरा जो इंसान थे उनका नाम था लैप्लास था। एक का नाम न्यूटन था, दूसरे का नाम लैप्लास था। न्यूटन बोले थे कि साउंड जब चलता है तो इसका स्पीड कैसा, तो कौन सा कंडीशन होता है? आइसोथर्मल होता है। वहीं पे लैप्लास ने बताया था कि साउंड जब प्रोपगेट करता है मीडियम में तो प्रोसेस एडियाबेटिक होता है। आइसोथर्मल वाले में बल्क मॉडुलस का वैल्यू प्रेशर p हो जाता है, वहीं एडियाबेटिक वाले में बल्क मॉडुलस का प्रेशर कितना हो जाता है? गामा टाइम्स p हो जाता है। गामा होता है Cp/Cv का वैल्यू हो जाता है। तो ये दोनों का कंडीशन था। न्यूटन वाले से करेक्ट वैल्यू नहीं आया था, लेकिन लैप्लास वाले का करेक्ट वैल्यू आया था, ऑलमोस्ट क्लोज ही आया था जो एक्चुअल वैल्यू था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लैप्लास इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स 3 times इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। साउंड के स्पीड की बात करनी है। देखिए साउंड का जो स्पीड होता है कैसा है, लैप्लास के थ्रू अगर लिखेंगे √γp/ कितना हो जाता है? ρ हो जाता है। और इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होता है कितना होता है? Pv = nRT होता है ना। तो इसी का जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है P × मोलर मास हो जाता है = डेंसिटी × R × T हो जाता है। तो P डेंसिटी = कितना हो जाता है? ये वैल्यू RT/m हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया साउंड का जो एक फार्मूला होता है ना, ये कितना हो जाएगा? √γRT/m हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, इसे फैक्ट भी याद होना चाहिए आपको कि साउंड का जो स्पीड होता है ना √T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साउंड का स्पीड √T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो केस में स्पीड का बात करना है। मान लीजिए बाद में V2 पहले V1 है तो बाद का टेम्परेचर T2 और पहले का टेम्परेचर कितना हो गया? T1 हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से कि स्पीड को करना है डबल, तो बाद वाला V हो जाएगा 3 टाइम्स करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3V हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा V। T2 का वैल्यू मेरे को पता नहीं, और T1 का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 0 + 273 ना हो जाएगा। तो इससे V से V को काट दो, स्क्वायर कर दोगे तो 3 का कितना हो जाएगा? 9, और राइट साइड में होगा T2 और नीचे में कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 273 × 9 हो जाएगा। इतना किस में आ गया? केल्विन में आ गया। तो अगर इसको डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो 9 × 273, और इसमें फिर से 273 घटा देंगे तो इतना क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।
और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो वैल्यू लगभग 2184 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। इसका वैल्यू कितना आ जाता है? 2184। तो यहाँ पे फॉर्मूला का रिवीजन हो गया। एक और कौन सा हो गया कि साउंड का जो स्पीड होता है √T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साउंड की स्पीड का फॉर्मूला ये होता है और बाकी तो कैलकुलेशन वाला हिस्सा दिया है जो कि बहुत ही आसान था यहाँ पे। तो ये साउंड का जो स्पीड है वो ट्रिपल करने के लिए टेम्परेचर को 2184 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ाते हैं तो स्पीड जो साउंड का है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये बोला कि बैट इमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया इसने? बोला बैट जो फ्रिक्वेंसी इमिट कर रहा है वो 1000 किलो हर्ट्ज दिया है। मतलब इसको कह सकते हैं 1000 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज के नाम से जाना जा सकता है। बोला है कि इफ द साउंड मीट्स अ वाटर सरफेस द वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड साउंड इज, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इतना एंड वाटर इज इतना। मतलब साउंड का वैल्यू एयर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 340 मीटर पर सेकेंड दिया है। और साथ ही साथ साउंड का स्पीड वाटर में अगर बात करेंगे तो ये है 1500 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब दोनों ही केस में वेवलेंथ निकालना है। स्पीड भी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू कितना हो जाता है? वेवलेंथ हो जाता है। तो वहीं पे वेवलेंथ के वैल्यू अगर एयर में लिखना है तो स्पीड इन एयर हो जाएगा बाई फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा चाहे रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट हो, दोनों ही केस में किसी भी तरीके से किसी भी शर्त में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। तो एयर में जो स्पीड हो गया इसका वैल्यू ये कितना दिया है? 340 दिया है। और साथ ही साथ जो इसका फ्रीक्वेंसी दिया है वो कितना है? 1000 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को 0.34 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना, इतना मीटर है। और 10⁻³ को हटा देंगे तो 0.34 मिलीमीटर हो जाएगा ना। सो द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इन एयर इज हाउ मच? 0.34 मिलीमीटर। वहीं पे अगर वाटर में इसका निकाले तो ये कितना हो जाएगा? स्पीड इन वाटर हो जाएगा डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और स्पीड इन वाटर है 1500 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 10⁻³। सो द वैल्यू इज़ 1.5 इंटू 10⁻³ तो कितना आ जाएगा सॉल्व होके? 1.5 mm इसका वैल्यू आ जाएगा। तो हमने दोनों के वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। 0.34 mm दिया है एंड 1.5 mm ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन से क्या लर्निंग हुआ अपना? ये हुआ कि जब भी साउंड प्रोपगेट करता है तो साउंड का किसी भी तरीके में आपका फ्रीक्वेंसी होता है चेंज नहीं करता है, चाहे उसका रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। और बाकी एक फॉर्मूला होता है साउंड का, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड के बीच में v = f × लैम्डा। ये इक्वेशन को यूज़ करना हमने सीखा और ये सवाल है हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। इसमें बोलता है कि पाइप है जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज़ ओपन एट बोथ द एंड। ओपन एट बोथ द एंड होता है, ये दिया है इस तरीके से ओपन एट बोथ द एंड। तो कैसा हो गया? ओपन इन ऑर्गन पाइप है। तो विच हार्मोनिक ऑफ दिस पाइप रेजोनेट्स विथ 1.1 किलोहर्ट्ज। सबसे पहला बात हो गया कि ये कैसा दिया है? ओपन ऑर्गन पाइप दिया हुआ है। ओपन ऑर्गन पाइप दिया है। ओपन ऑर्गन पाइप होता है, इसके अगर लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है। तो इस केस में इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाता है? तो v/2L होता है। इसमें ऑल इंटीग्रल मल्टीपल जो होता है ना वेवलेंथ का वो पॉसिबल होता है। तो 330 हो गया 2 इंटू, और लेंथ का वैल्यू 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर हो जाएगा ना। तो ये सॉल्व जब करते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये आ जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 550 हर्ट्ज हो गया ना। तो ये हो गया 550 हर्ट्ज हो गया फर्स्ट। तो ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन निकालोगे तो क्या होता है? इसका डबल हो जाता है। फिर थर्ड निकालोगे तो ट्रिपल हो जाएगा। फोर्थ मतलब इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है। तो देखो कितना हो जा रहा है? 1100 आ गया हर्ट्ज। और ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है 1.1 किलो हर्ट्ज दिया है ना, तो 1.1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1.1 किलो हर्ट्ज का मतलब 1.1 इंटू 1000 करेंगे ना, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1100 हर्ट्ज जाएगा। मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया। दो फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाता है उसी को ना रेजोनेंस कहते हैं। तो 1100 के बराबर कब हो रहा है? इसका ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं या फंडामेंटल कहते हैं। ये कैसा हो गया? फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। और जो दूसरा वाला होता है कैसा होता है? ये हो गया सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। इसको कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक कहते हैं और इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। ये पॉइंट हो गया। तो ये जो हमारा बन रहा है कौन सा है? तो ये मेरा सेकेंड हार्मोनिक यहाँ पे बन जा रहा है जो इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया है y=2 है। साइन दिया है कितना लिखा है? 100πt लिखा है, माइनस कितना है? 2πx दिया है।
एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, टी इज इन सेकेंड, देन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। देखो क्या होता है, एक बात याद रखना है कि कोई भी वेव इक्वेशन दिया है कैसा लिखा है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर लिखा हुआ है ना, तो पार्टिकल का स्पीड कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ टी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। ये हो जाता है वेव का वेलोसिटी होता है, सॉरी ये किसका वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया आपका वेव का, कोएफिशिएंट ऑफ टी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाता है। वहीं पे अगर पार्टिकल का स्पीड निकालना है, पार्टिकल का अगर निकालेंगे और पार्टिकल का मैक्सिमम निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो एसएचएम का हो जाएगा, कितना हो गया, ओमेगा इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे वेव का स्पीड निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी दिया 100 पाई और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया 2 पाई। इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे कर दो 50 टाइम्स, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वहीं पे पार्टिकल का इसके स्पीड निकालेंगे, मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है ओमेगा ए, और ओमेगा क्या होता है, जो टी का कोएफिशिएंट होता है उसे ओमेगा कहते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया है, 100 पाई दिया है। वहीं पे एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर दिया है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है मेरा, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू अपना आता है, ये आ गया 200 आ गया, और पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो कितना होगा 628 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया 628 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो दिया है ना ये सेंटीमीटर में दिया है, एक्स एंड वाई इज इन सेंटीमीटर। तो पॉइंट क्या हुआ कि इक्वेशन जब भी दिया है एक्स और टी में दिया है तो वेव का स्पीड होता है कोएफिशिएंट ऑफ टी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ये एक फार्मूला हो गया, ध्यान रखना है। और जब भी वेव अगर किसी स्ट्रिंग में मोशन करता है तो उस केस में जो पार्टिकल है उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, ओमेगा इंटू ए हो जाता है, मैक्सिमम स्पीड इज ओमेगा इंटू ए। तो और ओमेगा कितना, कोएफिशिएंट ऑफ टी को ओमेगा कहते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को के कहते हैं, और जो साइन या कॉस में पहले लगा हुआ है उसको एम्पलीट्यूड ए कहते हैं, जो कि यहाँ है, जिसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के बाद पता चला कि 620 एंड 50 सेंटीमीटर ये मेरा आंसर हो रहा है। पहले कौन दिया था, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना है 628, और उसके बाद वेव है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 628। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 क्वेश्चन हमने कर लिया, 8वें नंबर सवाल की तरफ आते हैं। बोला कि इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय दिस, on reflection from denser medium its amplitude becomes 2/3 than amplitude of incident wave। देखिए रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझिए। रिफ्लेक्शन किसी भी वेव का अगर होता है ना, रिफ्लेक्शन अगर होता है तो इसमें 2 तरह का होता है। पहला होता है फ्रॉम डेंसर मीडियम, पहला अगर रिफ्लेक्शन कहाँ हो जा रहा है, फ्रॉम डेंसर मीडियम अगर हो जा रहा है तो इस केस में जो फेज चेंज होता है वो कितना होता है, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होने में फेज चेंज पाई का होता है। वहीं पे अगर रिफ्लेक्शन कहाँ से हो जाए, फ्रॉम रेयरर मीडियम हो जाए, रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर रेयरर मीडियम से, तो इस केस में फेज चेंज कितना हो जाता है, तो रेयरर मीडियम में फेज चेंज 0 का होता है, कुछ भी नहीं होता है। दूसरा रिफ्लेक्शन अगर होता है, जा रहा है राइट की तरफ तो लौटेगा तो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। और तो y बराबर कोई भी इक्वेशन ax प्लस माइनस बी टी अगर दिया है तो इसमें प्लस वाला साइन होता है, माइनस एक्स को डिनोट करता है और माइनस वाला प्लस में, तो सीधा सा साइन उलट जाएगा, जिधर जा रहा होगा उसको उल्टा साइन में जाएगा, समझ गए। तो देखो यहाँ पे जो y दिया है, कितना दिया इक्वेशन 0.6 साइन दिया है, 2 पाई दिया है, t माइनस कितना है x/2 दिया है। ये इसका एम्पलीट्यूड होगा इंसिडेंट का, तो रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड कितना बोल रहा है, 2/3 हो जा रहा है जो भी इंसिडेंट वाला इसके एम्पलीट्यूड का, मतलब 2/3 ऑफ कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ये रहा पहला बात। दूसरा फेज चेंज कितना का हो जाएगा, तो फेज चेंज यहाँ पाई का हो जाएगा। और तीसरा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड की जगह पे 0.4 लिखेंगे, ये इक्वेशन होगा साइन, और ये कितना कर देंगे, ये इक्वेशन हो गया आपका साइन हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा t माइनस क्या हो जाएगा x/2 हो गया। और साथ ही साथ इसका फेज चेंज कितना का हो गया, फेज चेंज इसका पाई का हो गया। और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा माइनस 0.4 हो गया, साइन हो गया, और ये वैल्यू कितना हो गया 2 पाई हो गया। और यहाँ लिखोगे तो कितना हो जाएगा t माइनस x/2 हो गया। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। ये जो वेव रिफ्लेक्टेड हो रहा है उसका इक्वेशन हो गया y बराबर माइनस 0.4 साइन 2 पाई। अच्छा एक और बात हुआ कि ये जो माइनस दिया था अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये साइन कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये जो साइन दिया है कैसा हो जाएगा, प्लस। अब ऑप्शन देखिए माइनस 0.4
साइन 2πt प्लस x/2 दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। देखो यहाँ पे तो माइनस वाला तो होगा नहीं, और जो एम्पलीट्यूड 0.6 वाला भी नहीं होगा, तो बचा 0.4 और 0.4, फिर प्लस वाला नहीं होगा, माइनस वाला, तो एक ही बचा ना, ऑप्शन नंबर 4 बचा। तो याद रखना है, रिफ्लेक्शन जब डेंसर मीडियम से तो फेज चेंज पाई का होता है, रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन ऑफ वेव जो होता है वो पलट जाता है, तो t और x के बीच का जो साइन होता है वो भी उल्टा हो जाएगा। प्लस अगर रह रहा होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रह रहा होगा तो प्लस हो जाएगा। और फेज चेंज कितना होता है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन में? पाई का होता है। और इक्वेशन एफ एक्स प्लस माइनस बी टी दिया है, तो एक्स और टी के बीच में अगर प्लस साइन है तो माइनस एक्स में जाता है, उल्टा चलता है हमेशा, और माइनस साइन है तो प्लस एक्स में जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई प्लगिंग अ स्ट्रिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देन द वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू द साउंड वेलोसिटी। नहीं, साउंड का वेलोसिटी अलग होता है और स्ट्रिंग में वेव का अलग होता है। साउंड का जो एयर में चलता है, स्ट्रिंग में जब वेव चलता है तो उसके स्ट्रिंग वेव का कितना होता है? √T/μ हो जाता है। और मीडियम में जब साउंड चलता है तो इसका कितना हो जाता है? √P/ρ। तो दोनों चीज़ें अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड। एग्जैक्टली, जो स्ट्रिंग में, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है सब जगह बराबर होता है, जो सोर्स पे डिपेंडेंट होता है। और स्ट्रिंग जो प्रोड्यूस किया है वही ना साउंड प्रोड्यूस दे रहा है। तो जो साउंड आपको मिल रहा है मीडियम में जो प्रोपगेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वही होगा जो स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस किया है उसका फ्रीक्वेंसी है। वहीं पे वेव इन ए स्ट्रिंग इज प्रोग्रेसिव। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो वेव स्ट्रिंग है उसमें जो स्ट्रिंग में वेव हो कैसा है? प्रोग्रेसिव है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्टैंडिंग वेव होता है, प्रोग्रेसिव नहीं होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ये स्टैंडिंग होता है, प्रोग्रेसिव नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इन ए स्ट्रिंग इज डबल। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है कैसा है? सही दिया है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं काटना है इसको। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैसा है दोनों में? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दोनों में ही सेम होता है, और स्पीड का वैल्यू होता है तो चेंज करता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, यहाँ वेव को प्रोग्रेसिव बोल दिया, जो कि होता है स्टैंडिंग है म्यूजिकल नोट में। और वेलोसिटी ऑफ साउंड की जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग और मीडियम में अलग अलग होता है, क्योंकि मीडियम बदल जा रहा है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बोला इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ ग्लास ट्यूब ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ इज फिल्ड विथ वाटर। देखो ग्लास है, 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया, इसमें पानी भर दिया आपने। ध्यान से देखना, क्या कर दिया आपने? पानी भर दिया हुआ है। तो जब पानी भर दिया इसमें तो ये कैसे काम करेगा? क्या ये ओपन ऑर्गन पाइप की तरह काम करेगा? ये दिया 100 सेंटीमीटर, सो दिस वन एक्ट्स एज एन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पानी एक साइड से बंद किया हुआ है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये जो पूरा पूरा सिस्टम दिया है कैसा है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह ये काम कर रहा है। ये तो रहा पहला बात रहा। इसके बाद इसमें दिया है कि द वाटर कैन बी ऑब्टेन आउट स्लोली, ड्रेन्ड आउट स्लोली एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब इफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। कितना का फ्रीक्वेंसी लाना है? तो फ्रीक्वेंसी जो लाया आपने ये है 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जा रहा है। ब्रॉट एट द अपर एंड ऑफ द ट्यूब एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज हाउ मच? तो ये दिया है 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। देन द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस कब होता है, ध्यान से समझिएगा। ये दिया है एक साइड में क्लोज है, दूसरे साइड ओपन है, तो रेजोनेंस होने का इसका कंडीशन होता है, एक होता है λ/2 पे रेजोनेंस होता है, एक होता है लैम्डा पे रेजोनेंस होता है, और एक होता है 3 λ/2 पे रेजोनेंस होता है। दीज आर द कंडीशन वेयर रेजोनेंस विल ऑकर। यहाँ जो रेजोनेंस होने का कंडीशन हो जाएगा ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? V/F हो जाएगा ना। और V का वैल्यू कितना दिया है? V का वैल्यू 330 दिया, और F का वैल्यू कितना दिया है? 500 दिया। इससे इसको कैंसिल कर दो और सॉल्व करके निकालोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.66 मीटर आ जाएगा। अब लेकिन ट्यूब का लेंथ कितना दिया? 100 दिया है, तो ये जो कंडीशन इससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसे देखो 0.66/2 करोगे तो 100 से कम आ जाएगा। 0.66 करोगे तो ये भी इतना ही आ जाएगा। 3 टाइम्स 0.66/2 करोगे तो ये भी यहीं आ जाएगा। लेकिन इसका 2 लेमडा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 से ग्रेटर ना हो जाएगा। 2 लेमडा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और वैल्यू कहाँ होना चाहिए? वैल्यू होना चाहिए इसका 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर से कम होना चाहिए, 1 मीटर के बराबर होना चाहिए। तो सिर्फ 3 ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जा रहा है, λ/2, लेमडा एंड 3 λ/2। इस वाले केस में हम देखेंगे तो जो ट्यूब का लेंथ है उसी में आकर ये रह जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस होगा ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया सा क्वेश्चन था, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। बोला है कि ट्यूनिंग फॉर्क ए ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 5 बीट विथ साउंडेड विथ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क बी। आपके पास एक ए दिया है और एक बी दिया है। ये वाला जो दिया है इसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए FA दिया है, और बी वाले का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? FB दिया हुआ है।
अब बोला है कि इसमें जो ए है इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, तो ये वैल्यू दिया है 512 हर्ट्ज दिया हुआ है, और बी के साथ कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा है, 5 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो बी वाले का बीट का मतलब क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। बीट का मतलब जो ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे। तो बी वाला 512 से 5 ज़्यादा होगा या 5 कम हो जाएगा, तो क्या हो सकता है 512 प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 517 हो जाएगा, या कर देंगे 512 माइनस 5 कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाने के बाद 507 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात हो गई। अब सवाल में बोला कि बी इज लोडेड विद वैक्स, द नंबर ऑफ बीट इज अगेन 5। देखो ये लॉजिक होता है व्हेन लोडेड विथ वैक्स, व्हेन लोडेड विथ वैक्स, तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये होता है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाता है अगर वैक्स से लोड करेंगे। तो बी को लोड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि बी वाले का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो पहले 517 था तो इससे 5 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होके अगर 507 हो जाए, इसका कितना हो जाए, डिक्रीज होके 507 हो जाए, तो अगेन यहाँ डिफरेंस 5 हो सकता है। मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 517 हो और इसमें लोडिंग कर देंगे तो घट के हो सकता है ना कि 507 हो जाए और 5 बीट प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर ओरिजिनल 507 होगा तो ये घटेगा तो 507 से और कम हो जाएगा ना। तो पता चला कि 512 के साथ इसका डिफरेंस हो जाएगा, तो बढ़ते जाएगा ना। अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हम 507 लेते हैं, लोडिंग करते हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो मान लो 505 हो गया, तो 512 के साथ डिफरेंस हो गया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो 507 अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रखते हुए लोडिंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने की वजह से बीट फ्रीक्वेंसी और बढ़ते जाएगा। लेकिन सवाल में बोला है कि बाद में चल के बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओरिजिनल के बराबर हो जाता है, और ये कंसीडर करने के लिए हम अगर ओरिजिनल 517 लेते हैं तब जाके हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है, बिकॉज 517 पे लोडिंग करेंगे तो हो सकता है घटते घटते 507 पे आ जाए, और 507 पे आएगा तभी कितना बीट प्रोड्यूस करेगा, 5 ही, बिकॉज 512 507 के बीच डिफरेंस कितना हो रहा है, 5 का। सो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी शुड बी 517 हर्ट्ज। ये यही तरीका होता है इसको बनाने का, इसे लॉजिकली कनेक्ट करने का। एक स्टेटमेंट में वैल्यू लिखना है, दूसरे वाले से एक को एलिमिनेट करके दूसरे को आंसर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव अलोंग ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, देन सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट नोड। देखो इक्वेशन की बात है, कितना लिखा हुआ है, 5 दिया है, साइन दिया है, ये कितना है 2 पाई एक्स दिया है, डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ, ये दिया है कॉस है, और ये कितना है 40 पाई और टी दिया है। तो सबसे पहला जो x में मल्टीप्लाई होता है वो कितना हो जाता है, k हो जाता है, दैट इज़ 2 पाई बाई 3, और k होता है इसको लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा लिखते हैं, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो गया तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो स्टैंडिंग वेव होता है उसमें नोड ऐसा पॉइंट होता है जो परमानेंटली रेस्ट में होता है, और एंटी नोड वो होता है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है। मतलब यहाँ पे जो ये पॉइंट हो गया इसको नोड कहते हैं, इसको भी नोड कहते हैं, इसको भी नोड कहते हैं, और इसको भी नोड कहते हैं। ये पॉइंट एंटी नोड हो गया, ये भी एंटी नोड होगा, और ये भी कैसा हो गया एंटी नोड हो गया। तो यहाँ पे देखोगे आप नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड, ये कितना हो जाता है लेमडा बाई 2 हो जाता है। यही नहीं, ये डिस्टेंस जो होता है ये एंटी नोड एंड एंटी नोड के बीच का होता है, और वहीं पे एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है कितना हो जाता है लेमडा बाई 4 हो जाता है। तो इस जगह पे हमको कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस बोला है बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, तो नोड और नोड के बीच में कितना हो जाता है वैल्यू, तो ये हो जाता है लेमडा बाई 2 हो जाता है। नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 3/2, और 3/2 का वैल्यू कितना हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू नोड इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। बोला कि सेकेंड हार्मोनिक हैज़ टू बी जनरेटेड इन ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल स्ट्रेच्ड बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट। पहली बात तो ये कि जो हमारा स्ट्रिंग है 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में लगा हुआ है, मतलब ये कंडीशन हो गया स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड का कंडीशन हो गया। ये स्ट्रिंग दिया है एंड दिस स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड। बोला है कि सेकेंड हार्मोनिक में, सेकेंड हार्मोनिक का मतलब होता है ना कि ये जो स्ट्रिंग है अपना ये 2 लूप में मोशन करना चाहिए। ये हो गया पहला लूप हो गया, और एक हो गया ऐसा यहाँ पे दूसरा लूप हो गया, और तब जाके हमारा ये सेकेंड हार्मोनिक कंडीशन है ये बोला जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला सपोर्ट तो नोड हो जाएगा सपोर्ट पे, ये सपोर्ट जो बीच वाला पॉइंट हो गया और एक यहाँ हो गया, तो ये जो 2 फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ तो नोड हो गया, हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा इस जगह पे नोड।
अगर ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस अगर एल होता है तो यहाँ से मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2। और वहीं पे ये जगह एंटी नोड हो गया, तो इस एंटी नोड का डिस्टेंस ये लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा, l/4 ना, l/2 का हाफ हो जाएगा। देखो जहाँ पे एंटी नोड है वहाँ पे स्ट्रिंग को ऊपर खींचना पड़ता है, और जहाँ नोड होता है वहाँ पे क्या करना पड़ता है, टच करना पड़ता है। जहाँ नोड बन रहा है यहाँ पे क्या करेंगे, नोड वाले जगह पे टच करना पड़ेगा, और वहीं पे जो एंटी नोड बन रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, उस जगह पे क्या करना पड़ेगा, प्लग करना पड़ता है, ठीक है, मतलब ऊपर उठाना पड़ेगा। तो बताइए जी प्लग कहाँ पे करना पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड से l/4 डिस्टेंस पे, और टच कहाँ पे करना पड़ रहा है, l/2 पे, क्योंकि l/2 पे क्या बन जा रहा है, नोड बन जा रहा है, और l/4 पे क्या है, एंटी नोड दिया है, और नोड वाले को टच करना है और एंटी नोड को प्लग करना है। तो प्लग एट l/2 l/4 एंड टच एट l/2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्लग्ड एट l/4 एंड टच्ड एट l/2। l/2 पे क्या है, नोड है, और l/4 पे क्या है, एंटी नोड दिया हुआ है। तो सेकेंड हार्मोनिक आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बोला ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी साउंड विद द वेलोसिटी, स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विथ 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। मतलब जो दिया है ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है, साउंड के वेलोसिटी का कितना दिया है, 1/5 दिया हुआ है। परसेंटेज चेंज ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे जो दिया है आपका, एक ऑब्जर्वर हो गया, एक सोर्स हो गया, और इस केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। तो डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है डॉपलर का, इसमें होता है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होता है, भी प्लस माइनस ऑब्जर्वर हो जाता है डिवाइडेड बाई भी माइनस प्लस सोर्स हो जाता है, O/S कर देते हैं, और ये हमारा हो जाता है डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला हो जाता है। अब मूविंग अहेड, यहाँ से आगे निकलते हुए जब लिखेंगे किसका वैल्यू, एपरेंट फ्रीक्वेंसी के वैल्यू लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। देखो सोर्स तो चल नहीं रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, टूवर्ड्स मूव कर रहा है, स्टेशनरी टूवर्ड्स है, मतलब प्लस वाला साइन लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा v प्लस क्या हो जाएगा, v ऑब्जर्वर, और नीचे सोर्स तो चल ही नहीं रहा है, तो नीचे कितना हो जाएगा, सिर्फ वो v रह जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से एज पर द डेटा गिवन इन क्वेश्चन, जो इसका मूव करने का स्पीड दिया वो कितना है, 1/5 दिया है साउंड के स्पीड का, तो ऑब्जर्वर का कितना करेंगे, 1/5 कर देंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा f हो गया, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो गया ना, ऊपर में जब हम बात करेंगे 6v हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, मतलब 6f बाई कितना हो जाएगा, 5 ना हो गया। अब हमें पूछा गया परसेंटेज चेंज बताइए कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज कितना होता है, ये सुन कितना रहा है, 6f/5, जा कितना रहा था, f डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इंटू कितना होगा, 100। किसी का परसेंटेज निकालने का ही ना मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इंटू 100। तो अब वो रिसीव कर रहा है 6f/5, और ओरिजिनली था सेंड किया गया था f, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, f इंटू कर देंगे 100। तो 6f/5 माइनस f, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, f/5 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 100। इससे ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20, 20 से 100 कर देंगे 5 टाइम्स, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका, सॉरी नीचे में 5 दिया है नॉट 20, उल्टा क्यों लिख दिए, यहाँ पे जो वैल्यू हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, हियर द वैल्यू इज, इस जगह पे हो जा रहा है, ऊपर में दिया है 100 और नीचे में कितना दिया है, 5 दिया है, तो सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20%, जो इसको फ्रिक्वेंसी में चेंज महसूस होगा वो कितना हो जाएगा, 20% का चेंज इसको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि रेलवे इंजन विशलिंग एट अ कांस्टेंट डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, इट गोज पास्ट ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बिसाइड्स द रेलवे ट्रैक। जैसे ये मान लिया हमने कि कोई ऑब्जर्वर है, इसको यहाँ पे ऐसा खड़ा कर दिया, अब इसमें कोई ट्रेन है इधर से आ रहा है, तो देखो इधर से आ रहा है, फिर इसको क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, दूर जाने लगेगा। तो जब इसकी पास तरफ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा ना। और इसमें क्या हो रहा है कि अवेज आ रहा है, जब कोई भी चीज़, कोई भी सोर्स हो ऑब्जर्वर को अप्रोच करता है, या कोई सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है, तो क्या होता है, जब आपकी तरफ आता है तब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करते हो, आपका ज़्यादा सुनाई देता है। तो आपकी तरफ आने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब आपसे दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घट जाएगा ना। जब आपसे दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे जब आ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आने के वक्त कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगा जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, और फिर जब दूर जाएगा तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना।
एक कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, नहीं ना होगा। आने से पहले एक वैल्यू हो जाएगा। जैसे लेफ्ट साइड में देखो ग्राफ एकदम कांस्टेंट है, तो कब का है, जब तक इसके पास नहीं आया है। और जब एक बार क्रॉस कर गया तो फिर वैल्यू लेस हो गया और कहाँ चला गया, राइट साइड में चला गया। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि इफ अ वेव इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड अ पार्ट ट्रांसमिटेड इनटू द सेकंड मीडियम, देन क्या होता है। अगर ऐसा हो रहा है किसी जगह पे रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो पूरा का पूरा जो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का उसको ये फॉलो करता है। ऐसा वेव आ गया और ये इधर चला गया, बिकॉज वी ऑल नो दैट जो लाइट होता है, लाइट भी क्या होता है, एक तरह का वेव ही ना होता है। तो इसमें भी स्नेल्स लॉ होता है, ये फॉलो होता है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस केस में क्या हो जाता है, स्नेल्स लॉ होता है, ये फॉलो करता है, ओबे करता है स्नेल्स लॉ को। और साथ ही साथ जब इसमें हम बात करते हैं इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये गलत है। इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स ओबे द यूजुअल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फॉलो करता है। मतलब स्नेल्स लॉ हो गया रिफ्रैक्शन का, और रिफ्लेक्शन का भी जो लॉ होता है उसको भी फॉलो करता है। जस्ट लाइक जो लाइट होता है, आपका जो साउंड होगा वो भी हर एक चीज़ को फॉलो करेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 और बोथ 1 and 3 इज करेक्ट, ये दोनों को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है कि 2 sitar string A and B playing a note and slightly out of tune and produces 5 beat per second when the tension in string B is slightly increased, then beat frequency found to be 3. Frequency of string A is 427 Hz। देखो पहले केस में A हो जा रहा है और बाद में कितना हो रहा है, B हो रहा है। तो पहला फ्रीक्वेंसी इसका FA हो जाएगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना है, FB दिया हुआ है। पहले केस में जो इसका फ्रीक्वेंसी दिया है कितना दिया, 427 हर्ट्ज दिया है ना, और शुरुआत में कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा था, तो शुरुआत में 5 बीट प्रोड्यूस कर रहा था। तो जब ये 5 बीट प्रोड्यूस कर रहा था तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 427 हो जाएगा प्लस में 5, मतलब 7 5 12 432 हर्ट्ज होगा इसका एक वैल्यू। और एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 427 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, मतलब 422 हर्ट्ज हो जाएगा, 422 हर्ट्ज हो जाएगा, और ये 432 हर्ट्ज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि व्हेन द टेंशन इन स्ट्रिंग बी स्लाइटली इंक्रीज्ड, अब इसका टेंशन स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो एफ बी है इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है कितना हो जाएगा, एफ बी डैश हो गया। तो अब जो बीट फ्रीक्वेंसी हो कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। मतलब ये होगा कि ओरिजिनली होगा एफ ए माइनस एफ बी का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। बी का वैल्यू थोड़ा सा अगर इंक्रीज हो जाए तब ना एफ ए माइनस एफ बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर इसका उल्टा अगर आप लिखते हैं ना, b माइनस ए लिखते हैं, ध्यान से समझो, अगर b माइनस ए का वैल्यू मान लीजिए स्टार्टिंग में 5 एज्यूम करते हैं, तो ये इंक्रीज कर देते तो एफ बी डैश ना हो गया माइनस एफ ए, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, टेंशन बढ़ाने से बढ़ जाता है ना, तो डिफरेंस बढ़ना चाहिए था ना, अदर डिफरेंस क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। मतलब ये वाला लॉजिक गलत है। कौन सा लॉजिक सही है, ये पहला वाला, एफ ए माइनस एफ बी इक्वल्स टू 5। अब टेंशन बढ़ाने से बी का जो दिया है हमारे स्ट्रिंग, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ के ये बी डैश हो गया, तो डिफरेंस का वैल्यू घट जाएगा, और क्वेश्चन में बोला 3 है। मतलब ये वाला लॉ है एकदम कंसिस्टेंट दिया है। मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट मेरा दिया है वो एफ ए का वैल्यू इतना हो जाएगा, 4 इतना समथिंग दिया इक्वल्स टू 5। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम देखेंगे बीट फ्रीक्वेंसी घटाना है तो क्या होना चाहिए, लेस वाला होना चाहिए ना, ये होना चाहिए, घटाने पे आ जाएगा ना। जैसे यहाँ से लिखोगे एफ बी बराबर कितना हो जाएगा यार, एफ ए माइनस 5 ना, और घटा के कितना आ रहा है, 422 हर्ट्ज आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर की वैल्यू 422 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही लॉजिक लाकर सॉल्व करना होता है। एक कंडीशन आपको मालूम हो जाएगा और बाकी उसको ऐसा रिलेट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट इट्स बोथ एंड इज गिवन बाय, अगेन ये क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड दिया है। मतलब ये इसमें जो इक्वेशन दिया है इसको आप देखेंगे तो देख के पता चलेगा कि इसमें कौन सा दिया हुआ है वेव, इसमें स्टैंडिंग वेव दिया है। कितना दिया है, y इक्वल्स टू 0.06 दिया हुआ है, और ये कितना दिया है, साइन है, और ये दिया 2πx दिया है, और साथ ही साथ कॉस दिया है 120 पाई टी दिया हुआ, इक्वेशन दिया है। वेयर एक्स वाई आर इन मीटर एंड टी इज सेकेंड, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज, लेंथ का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। साथ ही साथ जो मास दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है, 3 × 10⁻² kg दिया है। टेंशन का वैल्यू बताइए इस स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा। देखो इक्वेशन को देखते हैं, बाकी कुछ समझ आया चाहे नहीं आया। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो x में मल्टीप्लाई होता है तो k हो जाता है, दैट इज़ 2π, और ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 पाई,
और यहीं पे जो स्पीड भी होता है ये कितना हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ टी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ओमेगा बाई के हो जाता है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 120 पाई हो जाएगा, और के का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तब इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो साउंड का जो स्पीड आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करके, के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू अपना 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 दिया है ओमेगा का वैल्यू, के का वैल्यू 2 पाई बाई 3, तो नीचे हो जाएगा 2 पाई बाई 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 6 3 जा 18, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज़ 180 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब बताइए स्पीड का जो वैल्यू होता है कितना होता है, रूट अंडर टी बाई म्यू ना हो जाता है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, स्पीड का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा टी बाई म्यू। तो टेंशन चाहिए हमें, तो स्पीड का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा म्यू ना हो जाएगा, और स्पीड कितना हो जा रहा है 180, और म्यू होता है ना, इसको मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं, म्यू जो होता है म्यू को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो मास इसका कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁻² दिया है, और स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया है वो कितना है 1.5 मीटर दिया है। तो 1.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 180 का स्क्वायर है तो 180 टू 180 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻², -2 से ये 2 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से फिर करेंगे तो आ जाएगा लगभग सॉल्व करके 648 के आसपास आ जाता है। तो ये 648 के आसपास इसमें आ जाएगा स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए ये पॉइंट, ये हमारा इतना टेंशन हुआ, ये कैलकुलेट हो गया इस जगह पे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, 19 नंबर सवाल है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव डिस्प्लेसमेंट नोड्स आर द पॉइंट वेयर, नोड्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो नोड्स क्या होता है, नोड्स वो पॉइंट होता है जो परमानेंटली रेस्ट में होता है, कभी चलता ही नहीं है। ये होता है हमारा नोड होता है, ये हमारा नोड हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया ये नोड हो गया, ये भी नोड है, ये भी नोड है, सबका सब क्या दिया हुआ है, ये सबका सब नोड दिया हुआ है। दिस इज़ द नोड, दिस इज़ द नोड, दिस इज़ द नोड एंड दिस इज़ द नोड। तो नोड पे तो हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम हो गया ना, 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को काट दो, और साथ ही जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा ना होगा, स्ट्रेन भी सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। इसमें मतलब ऊपर वाला हिस्सा इसको ऊपर खींच रहा होता है, नीचे वाला हिस्सा इसको नीचे खींच रहा होता है, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं हमारा स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, बाकी जैसे अगर हम ऑर्गन पाइप लेके बात करते हैं तो प्रेशर के वेरिएशन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। आखिरी सवाल है आज का, इसमें बोलता है कि न्यूटन्स अज्यूम्ड दैट साउंड प्रोपगेशन इन गैस टेक्स प्लेस अंडर। तो दो लोग थे, एक न्यूटन्स थे एक लैपलास थे। न्यूटन के हिसाब से जब साउंड अगर मीडियम में प्रोपगेट करता है तो उस समय टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तब प्रोसेस को हम लोग बोला करते हैं आइसोथर्मल। लेकिन इनसे जो कैलकुलेशन हुआ वो गलत हो गया था। तो फिर यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम लैपलास था, ये बोले कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, किसी तरह का एक्सचेंज हीट का नहीं होता है, मतलब जो प्रोसेस होता है कैसा हो जाता है, तो प्रोसेस मेरा एडियाबेटिक हो जाता है। तो न्यूटन का पूछा गया यहाँ पे हमसे, किसके बारे में पूछा गया, न्यूटन के बारे में। तो न्यूटन क्या बोले थे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोले थे। तो इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन यहाँ का कंप्लीट कर लिया, ये साउंड चैप्टर का रिवीजन हो गया, और इसी के साथ कंप्लीट 11th का जो एनसीईआरटी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो होगा वो क्लास 12th का टॉपिक शुरू होगा। एंड इफ यू लाइक दिस होल कंटेंट देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड hit the like button to get such premium content for your preparation. Thank you for watching till the end. Bye bye.